नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूँ रूना आशीष और एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाई करने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रही हूँ मीता जी की। मीता जी बहुत पढ़ाई करवाई, मुझे थिएटर पढ़ना पड़ा, मुझे थोड़ा सा आर्ट पढ़ना पड़ा, मुझे टीचिंग पढ़ना पड़ा। मतलब जब गुड। एक बार फिर से ब्रश करना पड़ा कि भाई जिनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कहीं गड़बड़ ना कर दूँ। अभी Oh, really? I'm very well, thanks, thank you. चलिए, क्या चल रहा है? आपका घर बहुत सुंदर दिख रहा है। लेट मी कॉम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो। Thank you, thanks a lot. Yeah, I was trying to just find कि लाइट कहाँ से ठीक आएगी इस टाइम पे, तो मैं थोड़ा आड़ा टेढ़े होके बैठी हूँ, पर अच्छा है, घर भी दिख रहा है। हाँ। सो हाउ इज लाइफ अभी क्वारंटीन के दौरान? कैसा रहा आपका? एवरीथिंग वाज ओके एंड होप थिंग्स आर फाइन। I think the only thing that bothered me little bit was that I wasn't मैं अपनी मदर से 5 महीने तक नहीं मिल पाई थी क्योंकि वो दिल्ली में थी। तो जैसे ही 15 जून को फ्लाइट्स खुली, मैं तुरंत दिल्ली पहुंच गई उनके पास। फिर ये भी डर लगा रहा कि जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा अलग रहना चाहिए उनसे। बट फॉर्चुनेटली इट्स बीन फाइन एंड सो या आदत तो डालनी पड़ती क्योंकि दुनिया एक अजीब सी हो गई थी, है अभी अब। हैप्पी। तो जैसे मुझे लगता है हम सबको लगभग वही महसूस। मेरा इतना जरूर है कि मैंने बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं की कि मैं किसी तरह एज एन एक्ट्रेस कुछ करती रहूं, क्योंकि ये बहुत सारी जूम मीटिंग्स आती थी कि आप कुछ परफॉर्मेंस कर दीजिए, ये डाल दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा सोचते हैं कि ये जीवन जो है, ये जो पूरा पैंडेमिक हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये आगे चल के क्या होगा, ये अभी क्या है। और एज एन आर्टिस्ट उसमें जो मेरा रोल होगा वो मुझे समझना पड़ेगा इससे पहले कि मैं कूद जाऊं और कहूं कि मैं हूं। So I took my time of figuring out what does it mean this pandemic. आई नो। और इस बीच कसाई की बात आती है आपके सामने, तो हाँ थोड़ा उस बारे में बताइए। जी। शूट अभी हुआ, पहले हो गया था या कैसे रहा? नहीं, इसका शूट तो 2018 की जनवरी में कंप्लीट हो चुका था, बहुत ही माने सर्दी के मौसम में राजस्थान में। ओ तो गॉड। फिर ये फिल्म 1 साल तक फेस्टिवल वगैरह करती रही क्योंकि कुछ शूट के बाद कुछ 4-6 महीने लगते हैं आपको पूरा फिल्म बनाने में। उसके बाद द फिल्म वेंट टू द फेस्टिवल्स और फिर ये था कि फिर पैंडेमिक आया, फिर अचानक खबर आई कि ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज मैंने शिमा। इट वाज रियली नाइस बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज। आई हैडंट थॉट कि कसाई अभी रिलीज होगी या नहीं होगी। तो अच्छा रहा क्योंकि फेस्टिवल्स में तो अवार्ड्स कुछ मिल गए थे, लेकिन पब्लिक के ऑडियंस के सामने आना ये बहुत बड़ी बात होती है हमेशा। तो उसका एक अलग मजा है। आई एम श्योर, आई एम श्योर। तो इसमें जिस तरीके का रोल दिखाई दिया ना, अच्छा पहले तो एक रोल कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? कुछ नया, अलग था, ये या फिर यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड? Well, the thing is, no, you're always ready to be not ready. That is the way to approach a performance fresh each time. कि आपकी जो तैयारी है वो तो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन हर फिल्म के लिए आपको एक नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। तो ये जो रोल था, पहले तो 3 महीने मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, मुझे मेरे घर पे पहुंचा दी थी स्क्रिप्ट। और फिर मुझे मेरे को एक्टर्स के फोन्स आने लगे जो लोग फिल्म को ऑलरेडी हाँ कह चुके थे, जैसे रवि झांकल और वीके शर्मा जो जो दादा का रोल करते हैं, सब बूढ़े सरपंच का रोल करते हैं। तो वो सब एनएसडी के मेरे सीनियर्स हैं। तो उनके बीच बीच में फोन आ जाए, अरे मीता कसाई स्क्रिप्ट में मैं ये वाला रोल कर रहा हूँ, तुम्हारा रोल तो भाई कमाल का है। तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है क्योंकि गजेंद्र जी की मैंने पहली फिल्म देखी थी जो उन्होंने मुझे लिंक भेजा था। और गजेंद्र जी जो डायरेक्टर है वो एक बड़े सुशील किस्म के इंसान हैं, लेकिन उनकी जो डीपी फोटो थी ना वो बड़ी अजीब सी लगती थी। तो वो डीपी फोटो थोड़ी ऐसा लुक्खा टाइप की, पता नहीं क्यों ऐसी फोटो डाली थी उन्होंने कि उनकी डीपी, मैंने व्हाट्सएप पे उनकी डीपी फोटो देखी, मैंने ये आदमी क्या फिल्म बनाएगा, इसकी शक्ल तो देखो। हाँ, ऐसे कुछ बाल बड़े हुए से कुछ अजीब से। तो फिर जो स्क्रिप्ट भी आई वो छोटे छोटे अक्षरों में थी, नहीं तो आपको आदत है कि आपको वो प्रॉपर वर्ड वाली स्क्रिप्ट आती है, तो ये छोटे छोटे अक्षरों में। तो मैंने कहा बहुत टीडियस है, तो मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट भेजते हैं और प्रोजेक्ट्स भेजते हैं। तो फिर उनका फोन आया गजेंद्र जी का
अच्छा मुझे नहीं मालूम था वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर है और ऑल दैट यू नो आई थॉट ही सम पर्सन फ्रॉम जयपुर वांटिंग टू मेक अ फिल्म एंड सो देन आई आस्क्ड हिम आई सेड आप मुझे कुछ तो भेजिए अपने काम का कुछ सैंपल मुझे पता होना चाहिए आप किस तरह के डायरेक्टर हैं तो उन्होंने अपनी पहली फिल्म भेजी मुझे उसका नाम मुझे याद नहीं तो मुझे समझ में आया कि इनको स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी आती है इस डायरेक्टर को इनके सब्जेक्ट्स भी बहुत दमदार हैं लेकिन मैंने उनको साफ मुंह पे कह दिया मैंने कहा कि देखिए आपकी जो फिल्म पिछली जो आपने मुझे भेजी है वो टेक्निकली बहुत बेकार है तो मैं नहीं आपकी फिल्म में काम करूंगी तो वो हंसने लगे कहते मीता जी मैं सारे इस बारी वो मेरी पहली फिल्म थी हमने आपस में यू नो मिल बना ली थी लेकिन इस बार मैं सब FTI के टेक्नीशियंस को लाया हूँ और मेरी फिल्म टेक्निकली भी बहुत अच्छी होगी मुझे पता है मेरी पहली फिल्म में क्या खामियां थी तो आप फिक्र मत कीजिए तो मैंने उनका लिटरली मैंने उनकी इंटरव्यू ली तो मैंने कहा अच्छा FTI से हैं आपके कैमरामैन तो मैंने कहा FTI में तो लोग छोटे छोटे कोर्स करके भी बोलते हैं कि हम FTI से मैंने कहा कौन से बैच के हैं कैमरामैन तो पता चलता है कि बैच के हैं तो इसका मतलब बाकायदा 3-4 साल का कोर्स किया है यू नो तो ऐसा तो बेचारों ने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी कि हाँ ये इस बैच के हैं इस बैच के हैं तो फिर मुझे थोड़ी सांत्वना हुई कि हाँ ये एक सॉलिड टीम है सब्जेक्ट फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी मेरा रोल तो था ही कमाल का पर मुझे टीम से पूरा एक आश्वासन मिला कि ये एक दमदार टीम है डायरेक्टर भी दमदार है तो तब मैंने आगे उसको हाँ कहा और वो स्टोरी बड़ी खूबसूरत है और रियल लाइफ पे बेस्ड है और पथिक जी जो राइटर हैं वो मैं मानती हूँ कि आज के जमाने के प्रेमचंद हैं वो ही इज अ वेरी गुड राइटर राजस्थान के हैं और वहां की चीजों को ही लेके लिखते हैं वो तो इनफैक्ट विशाल भारद्वाज ने जो पटाखा फिल्म बनाई थी वो उन्हीं की एक कहानी दी थी उन्होंने तो मुझे सब प्रोजेक्ट अच्छा लगा इसलिए मैंने फिल्म को फाइनली जाके 3 महीने बाद हाँ कह दी एंड इट्स अ पावरफुल स्टोरी उसमें ये एक माँ है जिसका बेटा उसी की आंखों के सामने उसका खुद का पति माने बेटे का बाप और उसके घर ससुर वगैरह सब मार देते हैं और उसको दबाव में डाला जाता है कि इलेक्शन का टाइम है फैमिली की इज्जत का सवाल है बेटा तो मर गया उसे मैं मार दिया गलती हो गई पर चुप रहो इसके बारे में और ये कहानी बना दी जाती है कि जो बेटा जो मरा है वो शहर से जब आया था तो वो नदी पार कर रहा था और वहां पे एक पेड़ है जिसमें एक कसाई रहता है भूत उसने उसको मार दिया तो ये अफवाह परिवार खुद फैलाता है लेकिन आप ये द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द स्टोरी कि ये माँ उस ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल दर्द से बेहाल है एक ग्रीफ से और उस बेहाल उसमें उसके अंदर वो जागरूक होने लगता है कि आई नीड कि मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए माने उस दर्द से वो बेहाल है उस दुख से बेहाल है लेकिन इतनी बेहाल नहीं है कि वो झूठ बोले या अपने बाकी परिवार के जो कातिल लोग हैं उनको बचाए उसका ये अंदर की उसकी आत्मा मानती नहीं है वो कहती कि नहीं मेरा उसका बेटे के लिए प्यार इतना होता है ऑब्वियसली दुख इतना है कि ये किस तरह से इन्होंने एक तो मारा फिर उसको अब पूरा कवर अप कर रहे हैं तो वो उसकी फिर ये द फिल्म इज अबाउट हर फाइट टू गेट जस्टिस फॉर हर मर्डर्ड सन which has been murdered by her own family, her own husband, her own in-laws, the boy, you know. So this, जी सॉरी नहीं जब भी मैं ये ट्रेलर भी देख रही थी तब मुझे पता नहीं क्यों तर्पण की याद आई और सर्टेनली आप भी उस फिल्म में आपका रोल रहा है पता नहीं मुझे क्यों याद आई मुझे नहीं मालूम नहीं that you must have felt because there's the costume of Rajasthan. राजस्थानी दोनों हैं राजस्थान की फिल्में हैं दोनों में there's a crime which is being covered up. शायद तर्पण में हाँ you know दो तर्पण में वो जो औरतें जो मारी जाती हैं जिनको कुएं में फेंक दिया गया था उसमें मेरा रोल बड़ा अलग इनफैक्ट स्ट्रेंजली उसमें भी रवि जाकल और मैं हस्बैंड वाइफ बने थे History repeats if you see the film so this is it's strange that after all these years in that he's a nice husband in this he's a horrible husband and in that it's a young couple जो अपनी बीमार बच्ची को लेके यहाँ आए हैं एक इलाज ढूंढने और फिर वो गांव की सारी गंदगी निकलती है कुएं में से सिंबॉलिकली और इस लड़की की जब तक इस लड़की का तर्पण नहीं होता जो मेरा कैरेक्टर है जब तक इसको इज्जत नहीं जाती बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ द वुमन हु वाज
murdered. Murder. In this film again, strangely, it's Ravi Jhankal and me again playing husband and wife. But it's different. And of course, it's Rajasthan. And again, there is the idea of a crime that will be covered up. So those similarities is what you might have found. पॉसिबली अच्छा एक इस दौरान जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब थिएटर की बात निकली और साथ ही में कुछ आपके इतने खूबसूरत काम के बारे में भी मैं पढ़ रही थी कि कैसे आपने कुछ बच्चियों को बचाया है, तो क्या आप उस मामले में उस विषय पे अपने दर्शकों को कुछ शेयर करेंगी, अभी कहाँ तक पहुंचा है? एक्चुअली ये जो मेरा काम था, ये जो नाबालिग लड़कियां जो बॉम्बे के रेड एरिया में बेच दी जाती हैं, जो हमारे देश और आसपास के देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल से भी होती हैं, तो इनके साथ मैंने कुछ 4-5 साल थिएटर किया। ये अचानक सिलसिला शुरू हुआ था क्योंकि मेरा म्यूजिक वीडियो मन के मंजीरे, देखा होगा आपने, उसको बहुत सारे एनजीओज यूज करते हैं एक प्रेरणा देने के लिए, औरतों को उत्साहित करने के लिए। हालांकि मेरे लिए वो एक क्रिएटिव काम था, बल्कि मुझे याद है जब मैं उस वीडियो को शूट भी कर रही थी तो मेरे लिए ये एक्साइटिंग था कि इतना खूबसूरत गाना है, कितनी अच्छी तरह से फिल्माया गया है और उसमें किस तरह से मैंने एक्टिंग की है, क्योंकि शुभा मुद्गल की आवाज को एक शरीर देना, वो बुलंद आवाज को मेरा स्लिम सा शरीर उसमें उसको ढालना, तो जेस्चर्स ऐसे मैंने एज एन एक्ट्रेस खोज निकाले थे। तो उन दिनों भी मल्लिका दत्त जो प्रोड्यूसर थी वो माने मुझे डांटती रहती थी कि तुम्हें विमेन इश्यूज के बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कहा देखो विमेन इश्यूज तो आप पोस्टर भी छाप सकते हैं, लेकिन अगर एक फिल्म अच्छे से नहीं बनी हो ना, जो इशू के बारे में हो, तो उसे कोई देखेगा नहीं। इशू कितना भी बड़ा हो, मुद्दा कितना भी बड़ा हो, अगर मैंने कहा फिल्म का जो अपना मीडियम होता है या म्यूजिक वीडियो का जो अपना मीडियम है, उसको अपने मीडियम पे पहले खरा उतरना है। It has to be a very well made, very well acted, very well shot, very beautifully sound piece of work which people want to see. और फिर मुद्दा तो हर अच्छी फिल्म में मुद्दा तो होता ही है, लेकिन कई फिल्में हैं जो 2 साल बाद आप उसके बारे में सुनते भी नहीं है। और कई ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जैसे आपके ऋतिक घटक हो गए, सत्यजीत रे हो गए, मणिकौल हो गए, कुरोसावा जापान के, फेलिनी इटली के, इन लोगों की फिल्मों में बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दे हमेशा रहे हैं। खासतौर से अगर आप कुरोसावा की एक एक फिल्म देखें, उसमें एक एक मुद्दे पे, जैसे एक जो रेड बियर्ड उनकी फिल्म है, उसमें ये है कि डॉक्टरी किस किस्म की होनी चाहिए, कि डॉक्टरों को पैसे के लिए नहीं लेकिन सही इलाज के लिए अपना जीवन दे देना चाहिए जी। वो फिल्म मुद्दा है, लेकिन वो फिल्म 60 साल बाद भी इतनी वॉचेबल फिल्म है कि आप एक बार उसके सामने बैठ जाए, आप हट नहीं सकते हैं। तो मेरे लिए ये चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है कि एज अ कला, जब हम लोग कलाकार होते हैं तो पहले हमें कला पे खरा उतरना है। मुद्दा तो हर अच्छी चीज में मुद्दा होता ही है। तो जब मैंने तो एनीवे, तो मैं मल्लिका को भी कहती थी कि मैं तो भाई फिल्म वीडियो के बारे में बात करूंगी, मुद्दा के बारे में तुम बात करते थे। तो एनीवे, तो इन लोगों ने, जो अक्षरा एक एनजीओ है जो विमेन एंड गर्ल एंड एजुकेशन के लिए बहुत काम करता है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा म्यूजिक वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें आपने एक्टिंग की है, तो आप आके थोड़ा सा कोई स्पीच दे दीजिए कि इन लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए। अब मुझे ये बड़ा खराब लगता है कि जो लोग इस हालात में हो, जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया, उनको मैं जाके भाषण दूं। मैंने कहा भाई मुझसे ये सब भाषण नहीं होगा। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मेरा जो योगदान होगा, मैं ये कर सकती हूँ कि मैं उनके साथ एक थिएटर वर्कशॉप कर सकती हूँ जिनसे उनको थोड़ा फर्क पड़ेगा जीवन में। Yeah, because I have been teaching and I know when I was teaching at NSD, NID, NIFT, Fashion Institute, तो वो students मुझसे उन दिनों कुछ 6-7 साल छोटे थे। If I was around 35, they were what, some 28, 9, sometimes even younger. So I know that the process of teaching theatre through theatre is in itself a very powerful process में जो इंसान वर्कशॉप में है वो बारे में कुछ ना कुछ जानने लगता है, एंड वो उससे समझौता भी करने लगता है, और फिर उससे जब और ऊपर उठ के जो उभर के आता है वो बहुत अंदर से थोड़ा शक्तिशाली और आत्मसम्मान लेके उभरता है।
आई थिंक तो मुझे लगा एक थिएटर वर्कशॉप इन लड़कियों के लिए कितनी अच्छी रहेगी, बिल्कुल क्योंकि मैं उनको ना तो कोई पर्सनल सवाल दूंगी, ना मैं उनको भाषण दूंगी, ना मैं हमदर्दी जताऊंगी, क्योंकि जो पीड़ित है उसको आप हमदर्दी जता के आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, नमक जले पे और नमक छिड़क रहे हो। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें उनको मजा आए, जो जिसमें वो अपना दुख भुला सके और एक ऐसे मार्ग पे चले जाएं जहां पे वो नई चीजें सोचने लगे और अपने बारे में एक अलग तरह से सोचने लगे, तो वो मैं थिएटर वर्कशॉप के जरिए कर सकती हूँ। तो मैंने थिएटर वर्कशॉप मांगी, मैंने कहा मुझे चीफ गेस्ट नहीं बनना है, मुझे मुझे एक थिएटर की कार्यकर्ता बनने, मुझे एक वर्कशॉप करने दो। तो वो उन्होंने मुझे 2 दिन की वर्कशॉप दी, लेकिन वो में ही इतना कुछ निकल के आ गया इस उन लड़कियों में, और एक ऐसा रिश्ता बन गया कि मुझे लगा ये काम अब नहीं रोक सकते, क्योंकि वो ऐसा था कि आपके पास एक वो जो होता है ना, वो पानी का वो होता है ना, वो इतना बड़ा लेदर बैग, तो कोई बोलता है कि आप किसी को पानी पिला दो, लेकिन वो पीते ही जा रहा है, तो आप बैग का गला थोड़ा बंद कर दोगे कि बस अब मैं यहाँ 2 दिन के तक पानी पिलाना था, अब मैं जा रही हूँ। हाँ तो जितना पानी है वो आपको देना पड़ेगा जब तक उनकी प्यास बुझ नहीं जाती, जब तक कि वो कहते हैं कि अब हम तृप्त हैं, अब हम ठीक हैं, अब हमें जरूरत नहीं, यू नो। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से मैं बता सकती हूँ कि 2 दिन का काम क्यों 4-5 साल का काम बन गया। तो फिर आई नो सो दैट इज द वर्क आई डिड विद देम। उनमें से कई टीचर्स भी बन गई और बहुत सारी रेवोल्यूशनरी चीजें हुई, क्योंकि सरकार ने एक्चुअली, हमने परमिशन ली सरकार से कि ये लड़कियों को 3 महीने के बाद मत भेज दीजिए, जो रहना चाहती हैं उन्हें रहने दीजिए। तो वुड यू बिलीव इट, कई लड़कियां रिमांड होम में, जो कि एक जेल नुमा जगह होती है, जहां से या तो लड़कियां भाग जाती हैं होटल में, या कहीं भाग के किसी कहीं चली जाती है, लेकिन यहाँ नहीं रहती। वो लोग 4 साल रहे अपनी मर्जी से कि हम थिएटर कर रहे थे। वाओ आई थिंक इट हील्ड देम फिर वो काम रोकना पड़ा, वो भी एक लंबी कहानी है, उसमें थोड़ी काफी सरकार की भी गलतियां हैं, पॉलिटिक्स भी बहुत हो गए थे और बहुत कुछ, और मेरा मेरा थोड़ा सा, मेरा आइडियलिज्म तो बहुत था, और मेरा काम में मुझे कोई उसमें कोई गलतियां नहीं निकाल सकता, लेकिन जो मेरा जो एक समझ थी पॉलिटिक्स की, वो मेरे में समझ थी नहीं, तो उसकी वजह से मुझे काफी संकटों का सामना करना पड़ा। और मुझे लगता था कि जब काम अच्छा हो रहा है तो आप क्यों अड़चन डालते हो, तो आप क्यों इस तरह की बेहूदगियां करते हो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। तो फिर फाइनली मैं थक गई, मैंने कहा भाई, बच्चियां भी काफी आगे निकल गई थी, उनको आजाद, मैंने उनको भी निकालने का टाइम आ गया था कि अब तुम लोग अपना जीवन अपने लिए जी सकते हो। तो वो उनमें से कईयों से हम, we must have almost worked with 800 girls in those 5 years, out of which 20 had stayed for those entire 4 years. उनके साथ थिएटर ग्रुप बना, प्लेस किए, परफॉर्मेंसेस की, फेस्टिवल्स में गए थिएटर, और हर जगह लोग भूल जाते थे, प्ले देखने के बाद लोग भूल जाते थे कि ये लोग कहाँ से आए, कि ये लोग ब्रॉथेल में थे कभी, you know. When they used to meet them after the play, they used to meet them like you meet good actors, yeah and say what a performance. You don't say, oh आप तो कोड़ी से मर रहे थे लेकिन आप परफॉर्म कर गए, क्या बात है, ऐसा नहीं बोलता था कोई। माने लोग ऐसे मिलते थे गले उनसे जैसे कि कोई परफॉर्मर से गए थे। Wow, I think so that was the whole experience. Beautiful. I think that was your inam. अच्छा अब yeah, that was it, because that's all I wanted for them to move on, you know. Beautiful. I think कुछ अच्छे काम आपके हाथ करना लिखे थे तो वो हो गए। हाँ, बस वो एक्चुअली लिखे होते हैं, वो ऊपर वाला बोलता है कि कर लो। Beautiful. Yeah. Wow. Yeah. Beautiful. तो अब what's next? कसाई है, कसाई के बाद भी कुछ और करने का सोचा है या क्या चल रहा है आगे के लिए? Yeah, so I've got some projects. There's Criminal Justice Season 2 अभी खत्म हुआ है। उसके बाद next year we want to start shooting Criminal Your Honor Season 2. You saw Your Honor? I liked it. Web series देखा? Yeah. So we got Season 2 of that, and I have to shoot for that. Abhi there is a film I'll be doing soon in November, a feature film. तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। So are you happy with this OTT platform on this space? I think the OTT platform has started with amazing promise. I hope it stays with the promise. It's like when television came to India, you know how it was so full of potential.
for telling great stories, and for 5-6 years it did. It did. Not more, not even 5-6 years, for a good Long 10 time. years it was solid. Was it from 86 to, let's say, I think it's no, 2000, 86. 1993 se then everything started with the other. That's right. So it wasn't even a full 10 years. It was No. hardly 6 years when it started going down the drain in a way. Yeah. I mean, we went into daily soaps, we went into all these sagas, a lot of things, they were popular, but that quality and the promise with which TV had started, that it will tell stories from all over the country with and employ the best talent in every field from all over the country, वो प्रॉमिस तो खत्म हो गई. माने अच्छे खासे लोग, टैलेंटेड लोगों को छोड़ना पड़ा टेलीविजन. It stopped being a place for creative satisfaction. It even stopped paying in many ways, because the reason they stopped using really talented people was कि सस्ते में ले आओ, बिल्कुल जो मिलता है जो मिले उसको स्टार हम बना देंगे. ये प्रोड्यूसर्स का एकता कपूर से शुरू हुआ एटीट्यूड, और वो बन गया. माने she's made great money for her company and become a big legend. But I always say it frankly that while she's a wonderful girl, very, very motivated and intelligent, I think she could have made a few less crores and given more quality, in terms of people's lives. Like, correct. In terms of the kind of lives that people could have led creatively, because she has the power to do that. So I hope she's listening. ललदत जो है वो कश्मीर की बहुत ही जानी मानी 700 साल पहले की कवित्री है, जो आज भी कश्मीरी लोगों के जहन में है. और वो बहुत हिंदूज, जो कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, उनके लिए वो एक शेयर्ड आइकन है. माने वो दोनों पंडित और मुस्लिम और बुद्धिस्ट सारी नदियां जाके ललदत में समा जाती हैं. ललदत एक ऐसा सागर है जिसमें इस्लाम और बुद्धिज्म और वो है वेदिक, वो शैव तांत्रिक थी. और कोई मुसलमान भी नहीं कहते हैं कि वो शैव तांत्रिक नहीं थी. तो एक ऐसी कवित्री जो शैव तांत्रिक है, वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए इतनी अजीज और इतनी प्रिय है. आप सोचिए तो ये क्या सभ्यता है कश्मीर की, जिसे हम लोग नहीं समझते हैं. तो जब मैं ललदत को परफॉर्म करती हूँ, तो क्योंकि जैसे मुझे याद है, एक कोई थिएटर डायरेक्टर, एक लड़की है, औरत है, जिन्होंने अभी हब्बा खातून करना चाहा था जी, उन्होंने प्ले किया. तो वो मुझे चाह रही थी कि मैं प्ले करूं, लेकिन उनका थोड़ा सा स्क्रिप्ट अभी पकी नहीं थी. तो मुझे लगा ये तो आधा पका खिचड़ी सी है. तो मैंने कहा तुम ये अपना पहले इसको अपना माने बोरिया बिस्तरा पहले संभाल लो, क्योंकि मैं आके नहीं, एज एन एक्ट्रेस सारा बोझ मुझ पे आ जाएगा कि किसी तरह परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. तो इसलिए मैं उससे, तो वो कहती मीता ये क्या है कि ये बहुत जरूरी है हब्बा, क्योंकि कश्मीर में सिर्फ 2 आवाजें हैं, एक मिलिटेंसी की है और एक कुछ और है, तीसरी आवाज तो कभी है ही थी नहीं. तो मैं कहा आप थोड़ा गलत कह रही हैं. मैंने कहा तीसरी आवाज 700 साल से है, और वो है ललदत, जिसमें हर तरह की डाइकोटमी, माने जो चीजें अलग भी हैं, वो उनमें आके अपने अलग पने के साथ भी एक साथ हो जाती हैं. तो ललदत ऐसी हैं. और उस समय भी पॉलिटिशियंस वगैरह चाहते थे उन दिनों भी कि हिंदू कश्मीरी और हिंदू पंडितों और कश्मीरी मुस्लिम के बीच में रिलीजन को लेके अगर कुछ हम कर सकते हैं मुद्दा खड़ा. उस समय भी पर ललदत की वजह से वो नहीं खड़ा कर पाए मुद्दे, बिकॉज उनकी जो पोएट्री है वो इतनी कमाल की है, और वो इतना अंदर की वो एक जागरूक करती है इंसान को कि उसको आज भी कश्मीरी ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम लोग अपनी भगवत गीता पढ़ते हैं. तो कश्मीरी भगवत गीता तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ललदत को भी ऐसे ही पढ़ते हैं. दोनों हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर, दे रीड ललदत, एंड शी इज देयर मेन पोएट. तो मुझे क्या लगता है दैट द ग्रेट पोएट्स ऑफ देयर टाइम्स एंड आर एक तो टाइमलेस, एंड उन ग्रेट पोएट्स के अंदर जो रूह है, असली आत्मा है लोगों की, उनके शब्दों में वो आपको मिलती है. और जब भी जो वो लोग जिनकी पोएट भी हैं, वो जब वो उनको पढ़ते हैं,
तो वो अपनी आत्मा से खुद से फिर से जुड़ने लगते हैं. That is why they are so liberating, these poets. And that is why I love doing Lal Ded. And Lal Ded, so many people who have seen Lal Ded have wanted to know more about her. Yes. The non-Kashmiris. Where is she? How is she? I mean, where do we find her poetry? This and that, you know. फिर उससे इतने मुद्दे, जो इतने सवाल कश्मीरियत के बारे में, इतने खूबसूरत आंसर्स मिलने लगते हैं, जो कि बड़े सुंदर हैं, जिनमें नफरत, रिलीजन, रिलीजियस बाइगॉटरी, ये सब चीजों के लिए जगह ही नहीं है. You know, it's a very different dialogue. When you are in discourse with Lal Ded, the whole dialogue opens up, which is so freeing and so elevating for the human beings and for Kashmiris and for every human being. So for now 16 years, I have been performing this solo show of Lal Ded. It's not a monologue. I play about 7, 8, 9 characters. उसमें मैं खुद बनती जाती हूँ. छोटी लल्ला, बड़ी लल्ला, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हस्बैंड, कोई स्टोरी टेलर, कोई नरेटर. सो सारी कहानियां मैं अलग अलग तरीकों से उनकी कहानी पूरी करती जाती हूँ. और उसमें 30 उनके वाक हैं, पोएम्स हैं, तो वो आपको सुनने को मिलते हैं, और कश्मीरी भाषा में. मैं कश्मीरी भी बोलती हूँ उसमें. No, in fact, please try and see the play, and there are lots of videos that are available. मैं देखती हूँ. If you go to Meeta Vasisht and do YouTube, and you say Lal Ded, there's also post performance. अभी मैंने February में, just before lockdown, I did 8 shows of Lal Ded. तो एक Indian Novels Collective है, Indian Novels Collective, उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो ऑडियंस के साथ इंटरैक्टिव सेशन है. So they almost have a 40-minute recording of my interaction with the audience post the show of Lal Ded. तो मैंने 1 घंटे का नाटक, और फिर लोग 1 घंटे और टिके रहते हैं बातचीत करने के लिए. तो आप जरूर वहां पे थोड़ा सा टटोल लीजिए. And one day I hope you can see the show in face to face. I'd love to do that. Yeah. Yeah. Thanks a lot. Okay. So nice talking to you. Take care. Ciao. Yeah. Bye. Ciao.